हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। वक्त की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि पता ही नहीं चलता रिश्तों में मनमुटाव कब आ जाता है। एक तरफ अदीरा और अभिमन्यु एक छत के नीचे भी रहते थे, लेकिन दोनों के बीच प्यार की दीवार खिंच चुकी थी। अदीरा ने छोटी सी स्माइल देते हुए कहा, नहीं कांता, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक इतना सब कुछ हुआ है तो नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। कांता ने अपनी गर्दन हिलाई और किचन की ओर बढ़ गई, लेकिन अभिमन्यु अभी तक अदम के रूप में हंसी ठिठोली कर रहा था। ये सब अधीरा के लिए नॉर्मल नहीं था। अभिमन्यु के साथ उसके प्यार भरे लम्हे, गहरी यादें जुड़ी हुई थीं। आखिर ये सब एकदम से तो नहीं भुलाया जा सकता। अधीरा मिरर के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों में लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, सच में अधीरा, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं, फिर हमारे दिमाग में ये फिजूल की खिचड़ी क्यों पक रही है। अधीरा ने अपने ख्यालों के ताने बाने बुनी रही थी कि अधीरा करवट बदलते ही अपनी पलकें झपकाई और गहरी सांस लेते हुए उठकर बैठ गई। शायद उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। अधीरा ने झूठी मुस्कुराहट देते हुए अधीरा को अपनी गोद में खींच लिया। आजा मेरा बच्चा, नींद पूरी हो गई कि नहीं? अधीरा ने अपनी अधखुली पलकें झपकाते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। मॉम डैड हमें प्यार क्यों नहीं करते? अधीरा की झूठी मुस्कुराहट कहीं जाकर छिप सी गई। अधीरा के दो शब्दों ने अधीरा को अंदर तक झकझोर सा दिया। अंतर्मन गवाही सा देने लगा था। आखिर सच ही तो कह रही हमारी बच्ची, फिर हमें इसकी बातें अनकही सी क्यों लग रही हैं? अधीरा ने गहरी सांस ली और अधीरा को बाहों में भरते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तुम्हारे भाई की तबीयत को लेकर डैड थोड़े से परेशान हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। डैड बहुत जल्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। हम सब मिलकर बहुत जल्द कहीं घूमने जाएंगे। अधीरा ने बगल में रखी डॉल को अपने गोद में रखते हुए, सच में मॉम, हमें भाई से कब मिलाओगी? अधीरा एक पल के लिए अधम के व्यवहार को लेकर खो सी गई, लेकिन दूसरे ही पल अधीरा ने उसे झकझोरते हुए कहा, बताओ ना मॉम, आप हमें भाई के पास कब लेकर जाओगी? अधीरा ने एक ठहराव के साथ कहा, तुम्हारे भाई व्हाइट हाउस में हाजिर हो चुके हैं, लेकिन वो अपने बेडरूम में आराम कर रहे हैं। और हाँ, याद रखना, हम तुम्हारी बिना बताए कभी भाई के पास मत जाना। हमारे बगैर पूछे कहीं नहीं जाओगी। अधीरा ने खुशी से अपनी गर्दन हिलाई और अपने खिलौनों के साथ खेलने लगी। दूसरी ओर रुद्र प्रताप भड़कते हुए अपनी माँ तनीषा को कॉल लगाकर सौम्या से हुई गलती के बारे में बता ही रहा था कि सामने से एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है। रुद्र अपने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बोला, हमने कहा था ना, हमें अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, फिर भी तुम यहाँ तक आ गई। सच में तुम बड़ी बदतमीज़ किस्म की लड़की हो। गाड़ी से उतरती हुई लड़की तीखी स्माइल देते हुए अपनी आंखों पर लगे ब्लैक कलर के चश्मे को हटाते हुए बोली, उफ, तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो रुद्र प्रताप सिंह, लेकिन तुम्हारी हेकड़ी अभी भी जारी है। सच में मानना पड़ेगा तुम्हें तो। लड़की ने अपने कदम रुद्र प्रताप की ओर बढ़ाते हुए कहा। रुद्र ने तीखी नज़रों से लड़की की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर नज़र डाली। ओह, अभी तक वहीं अटकी है। शायद किसी का मैसेज था। देखो, फ़िलहाल इस वक्त मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं किसी से भी बात करूं। तो तुम जिन कदमों से आई हो उन्हीं से वापस जा सकती हो। रुद्र की तीखी बातों से लड़की को गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर दिया। लड़की ने तंज भरी हंसी देते हुए, जस्ट शट अप रुद्र प्रताप सिंह, तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? तुम्हारी खुद की कोई पहचान है भी, या फिर बेफिजूल में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहे हो? तुम बेहतर तरीके से जानते हो तुम्हारा चौधरी इंडस्ट्रीज़ में कोई भी हिस्सा नहीं है। पहले अपना हिस्सा संभालो, फिर मुझे ज्ञान देना, समझे? रुद्र प्रताप को गोयनका की बातें तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसका कहना भी ठीक था। रुद्र प्रताप तंज भरी मुस्कान देते हुए कहा, तुम बातें एक
दम ठीक की, लेकिन दूसरे ही पल सामने सौम्या आकर खड़ी हुई। गोयंका ने सौम्या की ओर देखा और अपनी मुट्ठी कसती हुई गाड़ी में जाकर बैठ गई। तुम ठीक समय पर आई हो सोमू, वरना ये लड़की मेरा दिमाग कथई कर चुकी थी। रुद्र ने अपनी पैंट की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो मैं कहाँ तक और कहाँ जाऊँ, कुछ खा लो, बहुत तेज भूख लगी है, अभी मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। एक तरफ अधीरा के मन को बहुत सारे सवालों ने घेर लिया था, तो वहीं दूसरी ओर काजल अधीरा के खिलाफ अधम को पट्टी पढ़ा रही थी। दीवार पर लटकी घड़ी को टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। वक्त की रफ्तार इतनी तेज़ थी, कब सुबह से शाम होने को आई थी पता ही नहीं चलता था। अधीरा अपने कमरे से निकलकर अधम के रूम में आई तो अधम काजल के साथ मस्ती से खेल रहा था। अधीरा को यह सब देखकर दिल में दर्द सा उठा, लेकिन करती भी क्या। अधीरा चुपचाप आकर पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसी पल अधम की नज़रें अधीरा पर पड़ी तो चीखते हुए बोला, चली जाओ यहाँ से, और काजल की बाहों में जाकर छिप गया। अधम जोर से चीखने लगा। अधीरा अपनी जगह पर सुन्न होकर खड़ी हुई थी। तभी काजल ने उसकी बाह पकड़ी और बाहर की ओर धकेलते हुए कहा, आप इस वक्त जाइए ना यहाँ से, आपको समझ नहीं आता। अधीरा का गुस्सा और बढ़ गया। अधीरा बिना सोचे समझे काजल के गाल पर तमाचा रख दिया, जिससे कमरे का माहौल बिगड़ गया। दरवाजे पर अभिमन्यु की गाड़ी आकर रुकी ही थी। अंदर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। अभिमन्यु दौड़कर अंदर आया तो अधम के रूम से किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। अभिमन्यु रूम का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर गया तो काजल दौड़कर उसके पैरों में जाकर गिर पड़ी। हमें बचा लीजिए सर, हमारा कोई कसूर नहीं है। अभिमन्यु का क्या होगा फैसला, जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।